देखें दो फिनोमेना मिक्स हो रहे हैं जो आप कह रही हैं ना, जो कोरोनरी आर्टरी में बनेगा वो तो थ्रोम्बस ही बनेगा, ठीक है। उसको तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज के अंदर देयर इज नो, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि पेरीफ्री से या किसी एरिया से थ्रोम्बस बनेगा और वहां से डिसलॉज होके टुवर्ड्स हार्ट आएगा, इसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। अच्छा, जो राइट हार्ट के एक सूरत में पल्मोनरी वेस्कुलेचर के अंदर जो थ्रोम्बस है वो आर्टीरियल सर्कुलेशन में आ सकता है, दैट इज इन द केस ऑफ आर्टीरियल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। अगर मतलब राइट हार्ट चैम्बर्स और लेफ्ट हार्ट चैम्बर्स के दरमियान अब नॉर्मल ओपनिंग हो तो जो थ्रोम्बस नीचे से ट्रेवल करके सुपीरियर या इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट हार्ट के अंदर आएगा तो वो आगे राइट वेंट्रिकल में जाने की बजाय थ्रू दैट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इट कैन गो इनटू लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड से वो फिर एओर्टा के जरिए बॉडी में कहीं भी जा सकता है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, ठीक है, समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब ये बात याद रखनी है कि अगर यंग एज में अगर कोई आपको वार्ड में मरीज नजर आए जिसको सीवीए हो जाए, जो सीवीए है या फालिज जिसे आम जुबान में कहते हैं, दिस इज डिजीज ऑफ एन ओल्ड पेशेंट। इसी तरह अगर आप किसी पेशेंट को देखें जो यंग एज का हो और उसको लिम्ब इस्कीमिया डेवलप हो जाए, या फिर ऐसा केस आ जाए जिसको मेजेंटेरिक इस्कीमिया डेवलप हो जाए, ये सारी डिजीजेस लिम्ब इस्कीमिया और मेजेंटेरिक इस्कीमिया ये आपके सर्जरी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सर्जरी के कोर्स का, और इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे भी। तो जब भी अगर यंग एज में इस तरह का कोई बंदा आ जाए तो आप ऑलवेज थिंक ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, के हो सकता है कि इस पेशेंट को एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है जिसकी वजह से राइट साइड ऑफ द हार्ट में आने वाला एम्बोलस क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे आ गया और इसने वहां पर इस्कीमिया कर दी है। व्हाट इज सैडल एम्बोलस? Saddle embolus is a very large embolus, और मैं अभी आगे शायद पिक्चर भी हो तो इसमें एम्बोलस का आधा पार्ट राइट एट्रियम में होता है और आधा पार्ट लेफ्ट एट्रियम में होता है, बिल्कुल जैसे एक घोड़े के ऊपर सैडल रखी होती है कि उसका एक पार्ट एक तरफ होता है दूसरी तरफ और दूसरा पार्ट दूसरी तरफ होता है। सैडल एम्बोलस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एट्रियल और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये मैंने बताया कि सीवीए, लिम्ब इस्कीमिया और गट इस्कीमिया हो सकता है। अच्छा, ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स की मौजूदगी में एक बंदे को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का चांस आम बंदे की निस्बत 5 to 20 टाइम ज्यादा हो जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि सर्जरी का वार्ड हो गया, गायनी वार्ड हो गया, और इसके अलावा अगर पेशेंट की रिड्यूस्ड मोबिलिटी है, जैसे फालिज का केस मेडिकल वार्ड में 15-15 दिन इमोबाइल पड़ा रहता है, तो इन केसेस के अंदर और मलिग्नेंसी के केसेस में ऑलवेज थिंक अबाउट पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिनके अंदर बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बननी ज्यादा हो जाती हैं और ब्लड के अंदर प्रोटीन ज्यादा बननी शुरू हो जाती है। जब ब्लड के अंदर प्रोटीन ज्यादा होगी तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस नीचे दी हुई हैं, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इसके अंदर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में ज्यादा हो जाती है, ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, और डायलिसिस का पेशेंट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं अदर देन नोन फैक्टर्स। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ जी पे जी। आप ऑप्शन रिमूव कर दें कि कोई किसी को भी इस मीटिंग से रिमूव ना कर सके। कुछ बच्चे जो हैं वो बार बार रिमूव कर रहे हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स को। जी, मुझे बता दें कि वो किस तरह होना है। वैसे ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। सर ये जी, तो मुझे मुझे नहीं आइडिया कि कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप वोटिंग कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर किसी को पता है तो प्लीज वो बता दे सर को।
सर आप फिर एक दफ़ा खुद ही क्लास को कह दें कि अब जिसने किया फिर आप किसी की भी अटेंडेंस ना मांग कीजिए। जी मैं कह तो देता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये वाली हरकतें भी होंगी। अब आप लोग माशाल्लाह डॉक्टर्स बनने वाले हैं, सबकी फेसबुक प्रोफाइल पे लिखा हुआ है डॉक्टर्स टू बी, लेकिन अजीब बच्चों वाली हरकतें हैं। अगर कोई नहीं, जिसका दिल नहीं कर रहा, वो आप एटलीस्ट खुद आप चले जाएं। आप में इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए कि आप खुद छोड़ के चले जाएं। एक आध अटेंडेंस के पीछे क्यों दूसरों को इस तरह करते हो? ओके, इटियोलॉजी की हम बात कर रहे थे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म को अगर देखा जाए तो दो टाइप की पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है। एक है अनप्रोवोक्ड और एक होती है प्रोवोक्ड। इसका किसी को डिफरेंस पता है? एनीवन? कोई आइडिया हो कि अनप्रोवोक्ड क्या है और प्रोवोक्ड क्या है? ओके, अनप्रोवोक्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, अपेरेंटली कोई मलिग्नेंसी, इमोबिलिटी, गायनाकोलॉजिकल इशू, ट्रॉमा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है, तो हम उसको अनप्रोवोक्ड पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर प्रोवोक्ड होता है, आपको कोई ना कोई कॉज मिल रही होती है। तो इस चीज का आगे उसकी ट्रीटमेंट, एंटी कोगुलेशन की ड्यूरेशन पे बड़ा इम्पैक्ट है, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, यंग अगर आपके पास कोई बंदा आ जाए जिसको अनप्रोवोक्ड पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो, तो ऑलवेज थिंक अबाउट सम हिडन मलिग्नेंसी। तो एक तो मलिग्नेंसी के लिए देखना चाहिए और फिर जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में देखना चाहिए कि उसके अंदर प्रोटीन सी या प्रोटीन एस डेफिशिएंसी तो नहीं है, या फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी है। ये सारे फैक्टर्स प्रो कोगुलेबिलिटी करवाते हैं। ओके, अब दो तरह की पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकती है जो आपके करिकुलम में शामिल है, दैट इज एक्यूट। तो कोई बता सकता है कि एक्यूट के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? हेलो, आप सुन रहे हैं? सर जी सर, सर फेटनेस सडन होगी। onset of shortness of breath होगी। जी जी, इसके एक्यूट पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है ना, उसमें एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी एक्यूट, और चेस्ट पेन, सर पेन क्रशिंग सर चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होगी। सर सेंट्रल चेस्ट पेन। कफ हो सकता जी जी। नहीं अच्छा, होगा। ओके जी। अच्छा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है और चेस्ट पेन जो है, ये बहुत सारी चेस्ट डिजीजेस में आ सकता है। तो आप कोई स्पेसिफिक इसका करेक्टर बता सकते हैं कि हम कहें ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर फिट हो रही है चीज? सर क्रशिंग सेंट्रल चेस्ट पेन होगी। इसके अंदर जो चेस्ट पेन होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स प्लूरिटिक चेस्ट पेन। ठीक है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन वो होती है जो कफ करने से, जोर से सांस लेने से या खांसी करने से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, एंड इट शोज के पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से लंग इन्फार्क्ट हो गया है। जहां इन्फार्क्ट होगा वहां देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग और एडजेसेंट प्लूरा की भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो जब वो एडजेसेंट इन्फ्लेम प्लूरा रब करेगा खांसी करने से, जोर से सांस लेने से, तो पेशेंट को पेन होगा। और डिस्निया विल बी सडन डिस्निया। ठीक है। अच्छा, आप नमोनिया और एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस को किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, किस बेस पे, हिस्ट्री पे?
fever, Hmm. There will be history of fever in pneumonia. ठीक है. और से एग्जामिनेशन पे क्लियर लंग्स होंगी एम्बोलिज्म के केस में. Yes. It can be clear, लेकिन sometime there can be infarct की वो कुछ एक्सरे फाइंडिंग्स है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन सी हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर पेशेंट का ईसीजी उसकी नॉर्मल हो, ईसीजी में कोई खास फाइंडिंग ना हो और पेशेंट का एकदम से सांस चढ़ना शुरू हो जाए और ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए, तो ऑलवेज थिंक अबाउट पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में बीपी क्यों ड्रॉप होगा? सही. पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में ये होगा कि पेशेंट का जो वेनस रिटर्न है लेफ्ट हार्ट, वेनस रिटर्न तो ठीक रहेगा, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन से आगे जो ब्लड लेफ्ट हार्ट की तरफ जाता है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से पेशेंट को लो आउटपुट हार्ट फेलियर या उसका आप कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर उसका लो हो जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन से लेफ्ट हार्ट की तरफ आने वाला ब्लड कम हो जाएगा. एग्जामिनेशन पे क्या क्या फाइंडिंग होंगी? अगर आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो पेशेंट की लो वॉल्यूम पल्स होगी, टैकीकार्डिया होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा और उसकी जेवीपी रेज्ड होगी, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देयर इज एक्यूट राइट हार्ट फेलियर. और अगर आप चेस्ट का एग्जामिनेशन करें और कार्डियक एग्जामिनेशन करें तो उसमें कोई फाइंडिंग है जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को शो करेगी? sir, pleural rub, प्लूरल रब आ सकती है, शाबाश. और crackles, क्रैकल्स एट द एरिया ऑफ लंग इन्फेक्शन, वहां पे क्रैकल्स आ सकते हैं. और कार्डियक एग्जामिनेशन की एक बड़ी अच्छी फाइंडिंग है sinus tachycardia, साइनस टैकीकार्डिया होगा. और ऑस्कल्टेशन पे एक चीज मिलेगी, वो ये होगी कि पेशेंट की P2 लाउड होगी. एनीबडी कैन टेल मी कि ये P2 क्या चीज है, इसको लाउड हम कब कहते हैं? सेकंड हार्ट साउंड उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पता है इस बात का? S2 जिसे हम कहते हैं, एक एओर्टिक कंपोनेंट होता है जिसको A2 कहते हैं और एक पल्मोनिक कंपोनेंट होता है जिसको P2 कहते हैं. नॉर्मली एओर्टिक कंपोनेंट पल्मोनिक कंपोनेंट से ऊंचा सुनाई देता है जब आप ऑस्कल्टेट करते हैं. अब किसी को पता है कि ये एओर्टिक कंपोनेंट कहाँ सुनाई देता है और पल्मोनिक कंपोनेंट किधर सुनाई देता है? एओर्टिक जी जी, आएगा और लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में पल्मोनरी आएगा. एग्जैक्टली. राइट साइड पे एओर्टिक आएगा और लेफ्ट साइड पे पल्मोनिक कंपोनेंट आएगा. तो इसमें ये है कि आप दोनों जगह पे ऑस्कल्टेट करेंगे स्टेथ रख के. अगर आपको लेफ्ट साइड पे आवाज ज्यादा सुनती है तो इट मींस के पेशेंट की P2 लाउड है. तो ये एक कंपैरिजन है दोनों साइड्स का. नॉर्मली A2 लाउड होती है, एओर्टिक एरिया लाउड होता है. तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एग्जामिनेशन ऑल टुगेदर नॉर्मल भी हो सकता है अगर एम्बोलस का साइज छोटा है. ठीक है. अगर बड़े साइज का एम्बोलस है तो उसमें पूरे लंग की सप्लाई खत्म हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है, टैकिपनिया हो सकता है, रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट, प्लूरल रब, क्रेपिटेशंस. इसके अलावा पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट हो सकती है, P2 लाउड हो सकता है और एक्यूट राइट हार्ट फेलियर के साइंस आ जाएंगे जो मैंने आपको बताया कि रेज जेवीपी हो जाएगा, पीडल एडीमा डेवलप हो जाएगा. और इसके अलावा आपने उसका फुट एग्जामिनेशन जरूर करना है, लेग एग्जामिनेशन, ताकि आपको डीवीटी अगर नजर हो पता चल जाए तो वो नजर आ सकती है.
ओके जी। अच्छा, अब आपने, क्योंकि आपका हॉस्पिटल में काम करना है, तो उसमें कब आप देखेंगे कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उसमें सडन डिस्निया डेवलप हो जाए, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ साथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी सोचना है। अगर किसी में एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हो जाए तो उसमें भी सोच सकते हैं, और एक्यूट राइट हार्ट फेलियर के साइंस और सब भी देख सकते हैं। ओके। अच्छा, अब अगर किसी पेशेंट में आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सस्पिशन है, तो हम एक स्कोर या क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं पहले बिफोर गोइंग फॉर टेस्ट। अगर उस स्कोर का रिजल्ट फेवरेबल हो तो तब हम उसको आगे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, और अगर स्कोर या क्राइटेरिया कम हो तो हम उसको फर्दर टेस्ट के लिए नहीं भेजते। इसको क्राइटेरिया को हम वेल्स क्राइटेरिया कहते हैं, ये वेल स्कोरिंग। और अगर वेल स्कोरिंग ज्यादा हो तो इन्वेस्टिगेट करते हैं। किसी को आइडिया है कि ये वेल्स स्कोर क्या है? ये मैं दिखा, ये ये वेल स्कोर है, और इसमें हमने मुख्तलिफ हेमोप्टेसिस हो, एक्टिव मैलिग्नेंसी हो, इन सबको पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हम ये सारे सवाल पेशेंट से करते हैं और उसका स्कोर निकालते हैं। अगर स्कोर लेस देन 2 हो तो पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कोई चांस नहीं है। अगर स्कोर 2 to 6 हो तो उसमें मॉडरेट चांस है, और अगर मोर देन 6 हो तो हाई चांस है। आप अगर किसी पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर रहे हैं और आप उसका वेल स्कोर अप्लाई किया, तो अगर उसमें मॉडरेट और हाई चांसेस निकल आए तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर लो चांस निकल आए तो आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो ये वेल स्कोर आप देख लें कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, और ये मेरा ख्याल आपकी डेविडसन में भी लिखा होगा, और इसको ना आपने याद रखना है फॉर असेसिंग ए केस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो अब ये वेल स्कोर अगर आपके जहन में हो और उसके बाद हम इस फ्लो चार्ट को देखें तो ये अब आपको समझ आ जाएगा कि अगर आपके पास पेशेंट है सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, तो आप उस पे वेल स्कोर लगाएंगे, और उसकी 3 पॉसिबिलिटीज थी, लो, इंटरमीडिएट और हाई। अगर लो है तो उसके बाद आप पेशेंट का ये चेक करेंगे कि उसका प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आगे आएगा। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है तो आपको कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म का वर्कअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट और हाई आ जाता है, जो मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट का स्कोर 2 to 6 और हाई का मोर देन 6, तो इसके अंदर फिर हम मुख्तलिफ टेस्ट करवा सकते हैं। इंटरमीडिएट में डी डाइमर्स करवाएंगे, जो आजकल बड़े मशहूर हैं। डी डाइमर्स कोरोना वायरस के नमूनिया में भी हम करवा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर भी थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। और अगर हाई आपको सस्पिशन है तो आप डायरेक्ट उसके लिए इमेजिंग स्टडीज करवा सकते हैं, आप एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेन बात आपने ये याद रखनी है कि आप बेड साइड पे अगर पेशेंट असेस कर रहे हैं, आपको वो लग रहा है कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, सबसे पहले आपने वेल क्राइटेरिया करना है। वेल्स क्राइटेरिया के बाद आपने डिसाइड करना है कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का लो रिस्क है, इंटरमीडिएट है और हाई, और इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने करनी है। इन्वेस्टिगेशंस क्या हो सकती हैं ये आप देख लें। इनमें डी डाइमर्स हैं। डी डाइमर्स का आइडिया है आपको कि ये क्या चीज है? डी डाइमर्स आर फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। तो इनकी वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर हाइपर कोगुलेबिलिटी है, फाइब्रोजन की डिग्रेडेशन हो रही है, और उसकी वजह से पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलिस का चांसेस ज्यादा हैं। चेस्ट एक्सरे में हम डिफरेंट साइंस देख सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, जो आगे मैं अभी दिखाता हूँ।
अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन नंबर 3 डॉपलर अल्ट्रासाउंड है। इससे हम ये चेक करेंगे कि पेशेंट को डीवीटी तो नहीं है, क्योंकि डीवीटी अगर होगी तो तब प्रेग्नेंट लेडीज में हम अक्सर इसको करवाते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि उनमें चेस्ट एक्सरे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है और इवन सीटी भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेग्नेंट लेडीज में। लेकिन अगर अशद जरूरी हो तो फिर स्क्रीन रख के करवाया जा सकता है। आर्टीरियल ब्लड गैसेस हमें हाइपोक्सिया का लेवल बताएंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है, जो आजकल आप कह लें गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है फॉर केसेस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इट इज सीटीपीए, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड नाउ। और ये एक मॉडिफाइड सीटी स्कैन है, जिसमें जब मोड सेट करते हैं तो सीटी स्कैन पल्मोनरी वेस्कुलेचर की तस्वीरें देता है, तो उसमें अंदाजा हो जाता है कि अंदर कोई एम्बोलस तो नहीं फंसा हुआ। ईसीजी आपको एट्रियल फिब्रिलेशन दे सकती है। इसके अलावा ईसीजी में एक टिपिकल पैटर्न होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। कोई बता सकता है कौन सा पैटर्न होता है जिसको डायग्नोस्टिक कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म का? सर S1 Q3 T3। हाँ, S1 Q3 और T3। इसका मतलब ये है कि लीड 1 के अंदर S वेव होगी और लीड 3 के अंदर Q वेव भी आएगी और T वेव इन्वर्जन होगी, S1 Q3 T3। लेकिन ये सिर्फ 30% केसेस में आती है, लेकिन जिनमें आ जाए इट्स पैथोजिनोमिक ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और कार्डिक एंजाइम्स करवाएंगे, क्योंकि राइट हार्ट डायलाटेशन होगी सडन, तो उससे कार्डिक एंजाइम्स रिलीज होंगे। तो ये रेडियोग्राफी पे, एक्सरे पे कुछ साइंस हैं जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को शो करते हैं। ठीक है, तो वेस्टरमार्क साइन है। इसमें ये होता है कि हाइलर रीजन पे, ये दो हाइला हैं राइट और लेफ्ट, तो जिस हाइलम के अंदर पल्मोनरी वेसल की ब्लॉकेज हो जाती है उसमें पल्मोनरी वेसल का प्रॉक्सिमल हिस्सा डायलेट हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, तो वो बड़ी नजर आती है। उसको हम कहते हैं वेस्टरमार्क साइन, यानी डायलाटेशन और प्रोमिनेंस ऑफ हाइला ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ पल्मोनरी वेसल, तो इसको हम कहते हैं वेस्टरमार्क साइन। अच्छा, ये लंग का लोब है और इसमें 3 ब्लड वेसल सप्लाई कर रही हैं। तो जिस ब्लड वेसल के अंदर थ्रोम्बस आके फंसेगा उससे डिस्टली लंग की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी और इस एरिया में इन्फार्क्ट हो जाएगा। तो ये इन्फार्क्ट यूजुअली वेज शेप्ड होता है, जिसको हम हैम्पटन्स हम्प कहते हैं। तो इसमें नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से देयर इज इंक्रीज्ड आप कह लें प्रोमिनेंस ऑफ द हाइलम एंड देयर इज इन्फार्क्शन। ये दोनों इकट्ठे आते हैं क्योंकि इधर एम्बोलस इम्पैक्ट होगा और आगे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। जहां ब्लड सप्लाई रुकेगी वहां लंग ग्रे फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ये हैम्पटन हम्प आप देख सकते हैं। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हाइलर प्रोमिनेंस है और यहाँ पर ये वेज शेप्ड ओपेसिटी आई हुई है, ये बिल्कुल कोने में, तो ये इसकी निशानी है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें तो ये हाइला प्रोमिनेंट हुआ हुआ है और यहाँ पे ये वेज शेप पेरिफेरी में ओपेसिटी है। ये बड़ा क्लियर एक पिक्चर है, ये देखें वेज शेप ओपेसिटी बनी हुई है और इसका और यहाँ पर इम्पैक्टेड है जो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, ये S1 Q3 और T3 पैटर्न है। ये आप देख सकते हैं कि लीड जो 1 है उसके अंदर देयर इज S वेव, ये नीचे की तरफ, और जो लीड 3 है उसके अंदर ये Q वेव है और ये T वेव इन्वर्जन हुई हुई है। तो ये S1 Q3 और T3 इसको लाजमी याद रखना है। इस अक्सर MCQ भी आ सकता है और आगे सिनेरियो भी आ सकता है।
अच्छा जी, ये है VQ स्कैन। इसको कोई बता सकता है कि ये क्या शो करता है? अच्छा जी, हम ये करते हैं कि पेशेंट को रेडियो एक्टिव मटेरियल इनहेल करवाते हैं। वो इनहेल होने के बाद पूरे लंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसका एक्सरे इस तरह का नजर आता है। ठीक है, और फिर हम ये करते हैं कि पेशेंट को रेडियो एक्टिव मटेरियल का इंजेक्शन लगाते हैं और उसका कुछ देर के बाद एक्सरे करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस साइड पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उस साइड पे ब्लड नहीं जाएगा और वो नजर भी नहीं आएगा। तो आपको भी पता है कि जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है उसमें वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हवा ठीक अंदर जा रही होती है। मसला ये है कि उस ऑक्सीजन को बॉडी तक कैरी करना मसला होता है क्योंकि परफ्यूजन रुक जाती है। तो VQ स्कैन में हम ये काम करके चेक कर लेते हैं और कंफर्म कर देते हैं कि राइट लंग का जो कुछ एरिया है या पूरा राइट लंग है, अगर उस तरफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो वहां पर ब्लड नहीं सर्कुलेट हो रहा। तो CTPA यानी CT पल्मोनरी एंजियोग्राम से पहले VQ स्कैन डायग्नोस्टिक टेस्ट था, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है, कुछ कंडीशंस में ये करते हैं। और टेस्ट प्रेग्नेंट लेडीज में क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये वाला स्कैन, ये अब आपको समझ आ गई होगी। कोई बता सकता है क्या रीजन है? फीटस को सर रेडिएशन जाएगी तो फिर वो बिल्कुल, उसके फीटस को भी, और इसके अलावा मेटर्नल ब्रेस्ट टिश्यूज है ना, वो अ, उनमें तेजी से डिवीजन चल रही होती है नियर टू टर्म, क्योंकि वो फीडिंग डक्ट्स बन रही होती हैं, तो उनके अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर का आगे खतरा बन सकता है। माँ के लिए और बच्चे दोनों के लिए डेंजरस है। क्या आ सकता है क्या कौन सा? सर ए वेंटिलेशन बी में नो सर। बी में एबनॉर्मेलिटी है। वेज शेप कैपेसिटी है। हाँ, वेज शेप ओपेसिटी है। और क्या को यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लड सप्लाई एक छोटे सेगमेंट की रुकी हुई है, लोब यानी ज्यादा एरिया नहीं इन्वॉल्व हुआ हुआ। ठीक है, ज्यादा एरिया इन्वॉल्व होता तो ये एक पूरा लोब वाइट होता है, ये पूरी साइड वाइट होती। ठीक है, जी। अच्छा जी, ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन। दिस इज CT स्कैन ऑफ द चेस्ट। ये जो इन्वर्टेड वाई फॉर्म में ये जो ब्राइट वेसल नजर आ रही है, इसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। ये राइट पल्मोनरी ट्रंक है और ये लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक है, और उसके अंदर ये एम्बोलस फंसा हुआ है, ये आप देख सकते हैं काले रंग का। ठीक है, और यही एम्बोलस आगे फिर मूव करके इन्फार्क्ट क्रिएट करता है। ठीक है, ये CT स्कैन में आप देख सकते हैं, ये वेज शेप ओपेसिटी है और इसके अंदर ये कुछ आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन टाइप फाइंडिंग है, और ये पल्मोनरी एम्बोलस इसके अंदर मौजूद है। ये कैसे पता चलता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है? वो ये है कि CTPA करते हुए हम पेशेंट को IV कंट्रास्ट देते हैं। उस कंट्रास्ट की वजह से जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं वो रोशन और चमकदार नजर आती हैं, लेकिन जिनके अंदर एम्बोलस होता है वो ब्लैक अंदर से नजर आती हैं, उनका ल्यूमन ब्लैक या ग्रे नजर आता है, जैसे इसमें है ये अंदर ब्लैक और ग्रे। अच्छा जी, इसमें क्या फाइंडिंग है? इसके में कोई है एबनॉर्मेलिटी? ओके, इसके अंदर भी देयर इज थ्रोम्बस, ये थ्रोम्बस पड़ा हुआ है ये।
एरो हेड नजर आ रहा है आपको? जी सर। जी, ये इन्वर्टेड वाई फॉर्म में है पल्मोनरी ट्रंक, और तो लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ये थ्रोम्बस है। ये सुपीरियर वेना केवा है, ये असेंडिंग एओर्टा और ये डिसेंडिंग एओर्टा। अच्छा जी, इसमें क्या फाइंडिंग है? राइट मेन जो पल्मोनरी ट्रंक है उसके अंदर देयर इज थ्रोम्बस, ये जो ब्राउन कलर का है, ठीक है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये राइट मेन ब्रोंकस है, इसकी एक ब्रांच पहले ऊपर चली गई है, इससे आगे ये थ्रोम्बस है। इसका मतलब ये कि अगर आप VQ स्कैन करेंगे तो इसका राइट अपर लोब ठीक नजर आएगा, लेकिन लोअर और मिडल जो लोब है उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं नजर आएगी। ओके, वेल स्कोर जो है इसकी हाई नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। इस चीज का क्या मतलब है? डी डाइमर्स की, सॉरी, इसका मतलब ये है कि डी डाइमर्स एक बहुत अच्छा टेस्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट करने के लिए। रूल आउट करने के लिए इसका इसका मतलब ये है कि अगर कि आप एक बंदे को का डी डाइमर करवाएं और अगर उसका डी डाइमर नॉर्मल आ गया है तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इस बंदे को पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं है। लेकिन अगर उसके डी डाइमर पॉजिटिव आ जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, बिकॉज डी डाइमर्स आर रेज्ड इन लॉट ऑफ अदर डिजीजेस। कोई बता सकता है कि डी डाइमर्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अलावा और किस किस डिजीज में ज्यादा हो सकते हैं? मायोकार्डियल इंफॉक्शन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, निमोनिया। के सेप्टिसीमिया में ज्यादा होंगे, इसके अलावा रीनल डिजीज में ज्यादा होंगे, प्रेगनेंसी में ज्यादा होंगे। इन सब कंडीशंस में डी डाइमर्स वो ज्यादा हो सकते हैं। सो व्हेन डी डाइमर्स आर हाई, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? क्योंकि आप कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते कि इस पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या नहीं है, तो व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? सर हम रिस्क से वैल्यूएट करेंगे। तो VQ स्कैन कराएंगे। नहीं, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जो वेल स्कोर या रिस्क असेसमेंट है वो हमने डी डाइमर से भी पहले करनी है, ठीक है। वेल स्कोर के 3 पॉइंट्स हैं, लेस देन 2, 2 to 6 और मोर देन 6। लेस देन 2 में आपने कोई और टेस्ट नहीं करवाना, पेशेंट घर चला जाएगा। 2 to 6 और 6 उसके अंदर आपने डी डाइमर्स करवाने हैं। अगर डी डाइमर्स नेगेटिव आ जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाते हैं फिर भी आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? सर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे वेन्स का। बिल्कुल, आप पेशेंट का वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन करवा सकते हैं, आप उसका CTPA करवा सकते हैं, आप उसका अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्नेरियो, ठीक है। ये देख लें कॉजेज डी डाइमर के रेज होने की। इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, प्रेगनेंसी है, बर्न्स हैं, सर्जरी है, रीनल फेलियर है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है ज्यादा दिनों से तो उसके अंदर आप डी डाइमर नहीं करवाएंगे, अगर करवाएंगे तो उसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। तो इट मीन्स कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में पिछले 1 हफ्ते से दाखिल है तो उसके अंदर आपने डी डाइमर नहीं करवाने, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड CTPA या आपने वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन वो करना। ओके, मैनेजमेंट है आखिरी 1-2 स्लाइड्स में। मैनेजमेंट आपने किस तरह करनी है, वो लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क, ठीक है। ये इसकी डिटेल्स आ गई कि लो रिस्क यानी ये रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन या रिस्क की क्लासेस आपने उस वक्त करनी है जब आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंफर्म हो जाए, यानी आपने पहले वेल्स को लगाया,
डी डाइमर करवाया वो पॉजिटिव आए, फिर आपने वेंटिलेशन परफ्यूजन करवाया या सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाई और आपका टेस्ट है ना वो पॉजिटिव आ गया, अब आप कंफर्म है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उसको मैनेज किस तरह करना है वो आपने इस तरीके से करना है कि लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है। तो लो रिस्क में है कि पेशेंट का कार्डियक एंजाइम्स भी नॉर्मल आएंगे और पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, सिर्फ उसको डिस्निया होगा। इंटरमीडिएट रिस्क वो है कि जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा लेकिन उसके कार्डियक एंजाइम ज्यादा आएंगे, और हाई रिस्क केस वो होगा जिसका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो, ब्लड प्रेशर भी कम होगा और उसके कार्डियक एंजाइम्स भी ज्यादा आएंगे। याद रखिएगा कि आपको कोई भी सिनेरियो जब आएगा एग्जाम में तो उसमें ब्लड प्रेशर वो लो ही लिखेंगे। दे विल ऑलवेज गिव सिनेरियो ऑफ हाई रिस्क पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। अच्छा जी, मैनेजमेंट के लिए कौन सी दवाई दे सकते हैं? एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हैं। कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, थोड़ी सी 1 मिनट के अंदर फार्मा रिवाइज कर लें। सर हेपेरिन। जी, सबसे पहले वारफेरिन से स्टार्ट करेंगे। वारफेरिन विटामिन के का क्या है, एंटेगोनिस्ट है, ओरल फॉर्म में आता है और सस्ता भी है और आउटडोर पेशेंट्स को आप दे सकते हैं। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अलावा कोई और इंडिकेशन है जिसमें वारफेरिन देते हैं? डीआईसी में डीआईसी में वारफेरिन तो नहीं देते, वेल्वुलर हार्ट डिजीज के केसेस में देते हैं वारफेरिन। ठीक है, अच्छा अगर पेशेंट आपके पास एडमिटेड हो तो फिर आप कौन सी एंटीकोगुलेंट देंगे? हेपरिन। हेपरिन दे सकते हैं, इंजेक्टेबल होती है हेपरिन। हेपरिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किसको इनहिबिट करती है? फैक्टर 10 पे एक्ट करती है और इसी की एक और फॉर्म है जिसको हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कहते हैं। ठीक है, और कोई बता सकता है कि लेटेस्ट रिवारोक्साबेन इज ए ओरल एंटीकोगुलेंट और ये फैक्टर 10 इनहिबिटर है, तो ये हम दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, और अगर पेशेंट जो मतलब आप देखें कि ब्लड प्रेशर लो है, आपने एंटीकोगुलेंट भी दे लिया, नहीं ठीक हो रहा, तो उसमें आपको थ्रोम्बस को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं एम्बोलेक्टमी। उसके लिए हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट देते हैं। तो किसी को पता है कि थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स कौन कौन से हैं? सेम एजेंट था गिवन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एमआई में भी हम वही एजेंट देते हैं, जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो फौरी तौर पे हम उसको हॉस्पिटल में वो एजेंट देते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस। एंटीप्लेज आ जाते हैं उसमें और दूसरे बेस ड्रग्स सारे आते हैं। जी, ये बात याद रखनी है कि जो थ्रोम्बोलिटिक्स हैं जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के उस केस में देना है जिसका ब्लड प्रेशर लो है, यानी पेशेंट को सवेयर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है क्योंकि उसमें पेशेंट की सर्कुलेशन रुकी हुई है। माइल्ड और मॉडरेट जो केसेस जिनमें ब्लड प्रेशर उसके बाद फिर आपने इनको वारफेरिन और वो शुरू कर देना है। ठीक है, आई होप कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। अच्छा, लास्ट फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि कितनी देर के लिए दवाई देनी है? आपने एक पेशेंट को वारफेरिन स्टार्ट करवा दी, हेपरिन स्टार्ट करवा दी या उसको रिवारोक्साबेन स्टार्ट करवा दी, तो वो कितनी देर के लिए देनी है?
2 to 3 months? इट डिपेंड्स अपॉन के पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रोवोक्ड है या अनप्रोवोक्ड है। ये मैंने अभी शुरू में डिस्कस किया था। अगर प्रोवोक्ड है, कोई विजिबल रिस्क फैक्टर है, यानी पेशेंट की सर्जरी हुई है और उसको एम्बोलिज्म डेवलप हो गया, आपको पता लग गया कि कॉज सर्जरी है और इमोबिलिटी है, तो उसमें आपने 3 मंथ्स देनी है। लेकिन अगर अनप्रोवोक्ड रिस्क फैक्टर है तो उसमें आपको लाइफ टाइम एंटीकोगुलेशन देनी पड़ेगी। इस चीज की समझ आ गई? अच्छा ये बताएं कि आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म की मेडिसिन दे दी है, वारफेरिन दे दी है या हेपरिन दे दी है, तो उसकी मॉनिटरिंग किस तरह होगी? मतलब आपको पता है कि वारफेरिन का साइड इफेक्ट ये है कि पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है, खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो हाउ विल यू नो कि मैंने कितनी देनी है दवाई, कितने, उसको चेक किस तरह करना है, इसका कुछ आइडिया है? कौन सा टेस्ट करवाते हैं इसको मॉनिटर करने के लिए? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। जी जी बिल्कुल। INR। आईएनआर भी करवा सकते हैं, पीटी आईएनआर ऑलमोस्ट सेम थिंग, बस पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम है और आईएनआर उस लैब के हिसाब से उसकी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो है, हर लैब की डिफरेंट होती है। और हेपरिन अगर दे रहे हैं तो उसके लिए कौन सा टेस्ट हम करवाते हैं? एपीटीटी, एक्टिवेटेड APTT stands for APTT का नहीं पता क्या है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम। थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, अच्छा ये इसका वो हो गया, ठीक है जी। हेपरिन का भी हो गया, वारफेरिन। अच्छा न्यू एंटीकोगुलेंट्स जो है इनका फायदा ये है रिवारोक्साबेन का कि इसमें मॉनिटरिंग नहीं आपको करनी पड़ती। ठीक है, थ्रोम्बोलाइसिस का स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज, थ्रोम्बोलेक्टमी और अच्छा जी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन आ गई, ये देख लें 3 मंथ्स है फॉर टेम्पोरेरी प्रोवोकिंग रिस्क फैक्टर, और अगर लाइफ लॉन्ग आप दे सकते हैं अगर पेशेंट को कोई अनप्रोवोक्ड है। ये लास्ट वन के रिकरेंट अगर उसको हो रही है तो लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस, लेकिन अक्सर लाइफ टाइम उसमें वो देते हैं। वो प्रेशर ड्रॉप कर जाए उसमें आपने उसको ऑक्सीजन देनी है, आईवी लाइन मेंटेन करनी है, चेस्ट पेन हो रही होगी तो एनाल्जेसिया देंगे, कार्डियोजेनिक शॉक को मैनेज करेंगे, आप उसको फौरन आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, उसको एंटीकोगुलेशन हेपरिन के फॉर्म में स्टार्ट करेंगे और थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे अगर आप देख रहे हैं कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं हो रहा। और फिजिबल इन्वेस्टिगेशन के ये नहीं कि आपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90-60 आ रहा है आप उसको एक्सरे के लिए भिजवा दो या सीटी के लिए भिजवा दो, पहले आप ट्रीटमेंट करेंगे फिर इन्वेस्टिगेशन है ना वो होती रहेगी। ओके, प्रेगनेंसी की स्पेशल सिचुएशंस हैं, सिजेरियन सेक्शन के अंदर ये ज़्यादा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पाई गई है और इसमें प्रेफर टेस्ट डी डाइमर्स हैं, वीक्यू स्कैन हम इसमें करवाते होते थे पहले पास्ट में, और वारफेरिन हम देते हैं फॉर ट्रीटमेंट। समरी इसकी ये है कि आपने हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट है और उसको सडन डिस्निया डेवलप होता है, चेस्ट पेन डेवलप होती है, थिंक अबाउट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसका आप ट्रॉप करवाओ, उसका सीकेएम भी करवाओ। लेकिन अगर उसकी ईसीजी नॉर्मल है, कार्डियोलॉजिस्ट कह देता है कि मुझे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं लग रही, ऑलवेज लुक फॉर S1 Q3 T3 एंड ऑलवेज थिंक अबाउट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कोई क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है, ये आप देख लें।
हाँ जी, कोई कर सकता है आंसर इसका? ओके, इस पेशेंट को डिस्चार्ज करके घर सर भेज हम सकते हैं? इसके सर हम हाइपोटेंशन के लिए चेक करेंगे ना उसको। जी जी, वो लिखा हुआ है हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ईसीजी नॉर्मल है और चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है। पहले ये बताओ कि ये पेशेंट, एक सेकंड, इसको अप्रोच आप किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो इसका वेल स्कोर निकालोगे ना, तो वेल स्कोर जी इसका सर। कितना है? सिर्फ एक ही पॉइंट के प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीबीटी के 3 पॉइंट्स हैं वेल स्कोर में। जी तो सर। ठीक है, 3 पॉइंट्स का मतलब ये है कि ये पेशेंट इंटरमीडिएट में आ गया। सही है ना? लेस देन 2 माइल्ड है, 2 to 6 इंटरमीडिएट और मोर देन 6 हाई प्रोबेबिलिटी। अच्छा, उसके बाद इसके डी डाइमर्स हुए, डी डाइमर्स भी रेटेड है, ठीक है। तो अब ये मतलब ये कि बाक्यू स्कैन या सीटीपीए करवाना है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि लेट नाइट है, टेस्ट पेशेंट कहता है मैंने घर जाना है, घर भेज सकते हैं? नो सर। ओके, अच्छा, इस पेशेंट को आप घर भेज सकते हैं, लेकिन किस में? लेकिन क्योंकि वार्फेरिन का असर दिन लग जाते हैं उसकी थेरेपी डोज अचीव होने में, लेकिन कि मजीद वो 3 या 4 दिन हेपरिन लगवाए और 5वें दिन वो वार्फेरिन के साथ ओवरलैप करके शुरू कर दें, ठीक है। तो ये कितना बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है, लेकिन जस्ट इसलिए कि आपको ये पता लग जाए कि जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म आना है, सबसे पहले आपने वेल्स क्राइटेरिया लगाना है, फिर आपने फैसला करना है डी डाइमर्स करवानी है या नहीं, फिर उसके बाद आपने फैसला करना है कि पेशेंट का आपने सीटीपीए और बाकी चीज़ें करवानी है या नहीं, और आखिर में ये फैसला करना है कि उसकी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन कितनी है और उसको आपने मॉनिटर किस तरह करना है। तो ये अप्रोच है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कोई क्वेश्चन हो तो आप 2 मिनट में कर लें, अदरवाइज हम सेशन ऑफ कर दें। फिल्टर दिया ये क्या? जी जी, होता है अगर पेशेंट को आपने वार्फेरिन या हेपरिन दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद उसको बार बार पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, तो हम सर्जरी के जरिए उसकी वेना केवा में एक 1 वे वेल्व या फिल्टर लगा देते हैं। उसका काम ये होता है कि वो ब्लड को फिल्टर करता रहता है, यानी अगर लेकिन इनको लगाते हैं जिनको आप एंटी कोगुलेशन दे चुके हैं और वो सारी फेल हो चुकी है नहीं, यस, लेकिन अगर बहुत बड़ा क्लॉट आए तो वो स्टार्ट भी हो सकता है। इसके बारे में मैंने सोचा नहीं, मतलब मुझे इसका इल्म नहीं है। आई विल गेट इट्स आंसर और मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में इसका बता दूंगा। थियोरेटिकली इट कैन चोक इफ देयर इज अ वेरी बिग क्लॉट। थैंक यू सर। वेलकम।
ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन अगर है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खत्म करते हैं। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में क्यों फॉल्स आते हैं? क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे हमको छोड़ा होता है। क्या चीज फॉल्स आती है? डी डाइमर्स के टेस्ट नहीं हम जी डी डाइमर्स का आप क्या पूछ रही हैं? कि वो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में क्यों नहीं करवा सकते? फॉल्स आते हैं रिजल्ट्स। जी वो इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को आपने आईवी लाइंस भी लगाई हुई हैं, उसको बहुत सारी आप और भी ड्रग्स दे रहे हैं, और इसके अलावा पेशेंट इमोबाइल भी पड़ा हुआ है, तो इसलिए उसमें ये हो सकता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो। और इसके अलावा हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के अंदर सेप्टिसीमिया के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा। इसलिए हॉस्पिटलाइज कोई